दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करते हैं शिमला समझौते पर। शिमला समझौते पर बात करने से पहले हम उस पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे जिसके जिसके कारण से शिमला समझौता हुआ था। आपको पता है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप शिमला समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे। दरअसल पूर्वी पाकिस्तान में उस समय के बहुत अधिक अत्याचार किए थे पाकिस्तानी सेना ने, और वहीं पर लोगों ने विद्रोह किया था, और इस विद्रोह के चलते, इस असंतोष के चलते पूर्वी पाकिस्तान में जो एक गंभीर संघर्ष हुआ था। और आप देखते हैं कि बहुत ही कम समय में, बहुत ही संक्षिप्त कोशिशों के द्वारा ही एक नया देश दक्षिण एशिया के मानचित्र में उभरा था, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 90,000 से ऊपर जो संख्या थी पाकिस्तानी सेनाओं की, उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा था, और पाकिस्तान की इस लड़ाई में ज़बरदस्त शिकस्त हुई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शिमला आए थे। उस समय की जो भारतीय प्रधानमंत्री थीं श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शिमला में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और इस समझौते के द्वारा जो जो कोशिशें की गई थी, उनका उद्देश्य यही था कि दोनों देशों के मध्य पुरानी बातों को भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत की जाए, और ख़ास तौर पर जो भी मतभेद के बिंदु हैं, उनका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान खोजा जाए। अब बात करते हैं शिमला समझौते के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, कि वे कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जो शिमला समझौते के पश्चात अस्तित्व में आए थे। इसमें पहला जो बिंदु था वो था सीज फायर लाइन, उसको एलओसी या लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा में बदलना। दोस्तों 1949 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सीज फायर लाइन घोषित की थी, उस समय और उस जगह पर जहां पर भारत और पाकिस्तान की सेनाएं संघर्षरत थीं। आपको अच्छे से पता है कि कश्मीर का भारत में जब उचित रीति से और विधिपूर्वक विलय हुआ था, उसके बाद पाकिस्तानी कबाइलियों ने जो जो उसके पहले ही हमला किया था पाकिस्तानी सेनाओं ने, उनको वापस खदेड़ने के लिए भारतीय सेनाएं कश्मीर पहुंची थीं, और एक संघर्ष चल रहा था। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1949 में एक सीज फायर लाइन घोषित की थी, और इसी सीज फायर लाइन को या इसी युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा के रूप में मानने के लिए दोनों देश सहमत हुए थे शिमला समझौते के तहत। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है इस समझौते का। इसके अलावा भी ये मान के चला गया था कि ये जो नियंत्रण रेखा है, इसका दोनों देश सम्मान करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था शिमला समझौते का, वो ये था कि दोनों देश द्विपक्षीय मुद्दों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाएंगे। ख़ासतौर पे कश्मीर के विषय को बायलैटरली हल करने की कोशिश करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था। इसके अलावा भी इसी समझौते के तहत भारत ने जिस 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी पाकिस्तान की टेरिटरी पर, भारत ने उसको वापस कर दिया था पाकिस्तान को। शिमला समझौते की अगर बात की जाए, तो जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय तनाव चरम पर है, और भारत के सिंधु जल संधि जैसे महत्वपूर्ण जो समझौते से जो बाहर आने की बात है, उसके प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने कहा है कि वो शिमला समझौते से भी बाहर आ रहा है। तो ऐसे में हम इसका परीक्षण करें कि शिमला समझौता जो कि 1972 में हुआ था, आज 2025 में उसकी क्या स्थिति है। अगर देखा जाए तो शिमला समझौता महज एक कागज़ ही रहा है, महज एक दस्तावेज़ ही रहा है, क्योंकि जैसा कि शिमला समझौते की मूल भावना यही थी कि दोनों देश बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में द्विपक्षीय मुद्दों को
खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। पाकिस्तान की कोशिशें इस भावना के अनुरूप कदापि नहीं रही हैं। आप इस बात को जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सितंबर महीने में जो अधिवेशन होता है हर साल, पाकिस्तानी प्रतिनिधि पूरी कोशिश करते हैं कि शिमला समझौते का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान ने जब कारगिल और बटालिक की हाइट्स में कब्ज़ा जमाया और उसके बाद जो एक कारगिल संघर्ष हुआ, संक्षिप्त संघर्ष था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसने एक तरह से शिमला समझौते की पूरी तरह से अंत्येष्टि कर दी थी। और अब जबकि पाकिस्तान ने ये घोषणा की है कि सिंधु जल संधि की समीक्षा करने का जो भारत ने निर्णय लिया है, इसके बाद जो स्थिति बन रही है उसमें वे शिमला समझौते से बाहर आ रहे हैं। तो ऐसा करके पाकिस्तान ने एक तरह से उस अंत्येष्टि की घोषणा की है। उम्मीद है शिमला समझौते के विषय में आपको पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, आपका कोई सुझाव है या आप कुछ इस विषय में जोड़ना चाहते हैं तो निश्चित